भारत माता की। मंच पर विराजमान श्री नारा चंद्रबाबू नायडू जी, श्री जी किशन रेड्डी जी, मेरे मित्र भाई पवन कल्याण जी, श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, लोकसभा में यहां के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री इंद्रसेन रेड्डी जी, डॉक्टर भगवंत राव जी, श्री नरेंद्र नाथ जी, श्री मल्ला रेड्डी जी, श्री वीरेंद्र गौड़ जी, श्री चिन्नप्पा रेड्डी जी, मंच पर विराजमान तेलुगु देशम पार्टी के श्री आर कृष्णप्पा जी, श्री दयाकर राव जी, श्री रमणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रकाश जावड़ेकर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, चुनाव तो आते हैं जाते हैं, बहुत चुनाव आए, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जो राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये पहला चुनाव ऐसा है जो उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान, 125 करोड़ देशवासी अपने अरमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। जब चुनाव घोषित हुए तब मैंने कहा था ये आंधी है आंधी, लेकिन जैसे जैसे मतदान निकट आ रहा है मैं कहता हूं ये आंधी नहीं, ये सुनामी चल रही है, सुनामी। कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल, उनके बचने की कोई संभावना नहीं है भाइयों। जो देश के पॉलिटिकल पंडित इन दिनों एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके हिसाब किताब लगा रहे हैं कि किसका 1% स्विंग कहां हुआ है, दूसरे का 2% स्विंग कहां हुआ है, किसका स्विंग ऊपर जा रहा है, किसका स्विंग नीचे जा रहा है, ये पॉलिटिकल पंडित, मेरी उनसे प्रार्थना है ये आपके सारे हिसाब किताब बेकार जाने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए ये चुनाव अंकगणित है, अरिथमेटिक है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए ये उनके मन की केमिस्ट्री का चुनाव है। ये चुनाव अरिथमेटिक का नहीं है, ये चुनाव केमिस्ट्री का है। पवन कल्याण, मोदी और बाबू तीन बैठे हैं तो आपको लगेगा 1+1+3 हुए, वो अरिथमेटिक है, लेकिन ये केमिस्ट्री है, ये 111 होती है। ये 1+1+1 3 नहीं है, ये तीन खड़े हैं 111 हो जाता है। और इसलिए सारे पॉलिटिकल पंडित ये जो हिसाब किताब लगा रहे हैं वो हिसाब किताब सही निकलने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मैं हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूं,
हिंदुस्तान के हर जिले में पहुंचने की कोशिश की है। देश के कोटि कोटि जनों के दर्शन किए हैं, उनके आशीर्वाद लिए हैं और आज हैदराबाद की धरती पर आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। चाहे तेलंगाना हो, चाहे सीमांध्र हो, दुनिया में बसने वाला हर तेलुगु भाषी को मैं आज एक प्रार्थना करने के लिए आया हूं। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला मेरा तेलुगु भाषी कोई भी भाई होगा, कोई भी बहन होगी, मैं उसे प्रार्थना करने आया हूं। आप राजनीति पर सोचने से पहले चुनाव में मतदान करने से पहले एक पल भर के लिए सोच लीजिए ये मैडम सोनिया जी का परिवार, ये मां बेटे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उसके पहले के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी को देख लीजिए, राजीव जी को देख लीजिए, ये मां बेटे की सरकार देख लीजिए। मेरे तेलुगु भाषी भाइयों बहनों, जरा इतिहास पर नजर कीजिए। कोई मुझे कहे यहां के एक मुख्यमंत्री अंजैया जी का क्या गुनाह था, क्या गुनाह था उनका? किस गांधी परिवार के बेटे राजीव गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के सिर्फ महामंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और हैदराबाद के एयरपोर्ट पर आंध्र के मुख्यमंत्री, आंध्र की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे। ये हिम्मत थी राजीव गांधी की, जो कुछ नहीं थे, एक पार्टी के महासचिव थे, अंजैया जी को अपमानित किया था। उनके आंख में से आंसू सूखते नहीं थे और कुछ दिनों के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। राजीव गांधी ने एक गुनाह किया था, एक, और कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश खो दिया, 20 साल तक खो दिया। भाइयों बहनों, क्या कारण है इस परिवार को आंध्र के साथ, चाहे तेलंगाना हो या सीमांध्र हो, मैं पूछना चाहता हूं, संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के नाते उनको पसंद किसने किया था? कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे। देश में राष्ट्रपति पद की गरिमा, उम्मीदवार भी एक बहुत बड़ा सम्मानीय बात होती है। और कांग्रेस पार्टी ने संजीव रेड्डी को श्रीमती इंदिरा गांधी ने नामांकन किया था। क्या हुआ? तेलुगु भाषी संजीव रेड्डी का क्या गुनाह था? इंदिरा गांधी ने उनकी पीठ में छर्रा भोंका, उनके अधिकृत उम्मीदवार को पराजित किया और वीवी गिरी को राष्ट्रपति बना दिया था। मेरे हाथ से तेलुगु भाषी भाइयों बहनों, आप याद कीजिए क्या कारण है ये अपमान आप झेल रहे हैं। मेरे गले नहीं उतरता है भाइयों। मैं तीसरी बात बताता हूं। नरसिम्हा राव देश के
सफल प्रधानमंत्रियों में उनका नाम इतिहास को लिखना पड़ेगा। वे कांग्रेस में थे, लेकिन ये परिवार उनको पचा नहीं पाया। मैं हैरान हूं भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव देश में राजीव गांधी के नाम पर हजारों योजनाएं हैं, इंदिरा गांधी के नाम पर हजारों योजनाएं हैं। नरसिम्हा राव भी तो उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे। उनके नाम से एक योजना कोई रख नहीं सकता, और कोई रखता है तो कांग्रेस में उसकी छुट्टी हो जाती है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जब नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि आती है, जन्म जयंती आती है, ये गांधी परिवार का कोई उन्हें फूल चढ़ाने के लिए भी जाता नहीं है। क्या कारण है कि तेलुगु भाषी लोगों के साथ, आंध्र के लोगों के साथ इस परिवार का क्या दुश्मनी है, मेरे दिमाग में नहीं बैठता है। भाइयों बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो। मेरे हैदराबाद के भाइयों, एक पल के लिए सोचिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो हैदराबाद जाने के लिए वीजा लेना पड़ता, वीजा लेना पड़ता। हैदराबाद हिंदुस्तान में न होता। ये सरदार पटेल में दम था कि आज हम हैदराबाद की धरती पर बैठ करके भारत मां के गुणगान कर सकते हैं। उस सरदार पटेल के प्रति भी नेहरू परिवार का रवैया क्या रहा? उनको अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ा। भाइयों बहनों, तेलंगाना बन गया, सीमांध्र ने अपनी जगह बना ली। अब इस लकीर को कोई मिटा नहीं सकता है। तेलंगाना हिंदुस्तान का एक राज्य बन चुका है। लेकिन भाइयों बहनों, नक्शे पर लकीर दोन करके तेलंगाना बनाने वालों ने, सीमांध्र बनाने वालों ने एक पल भी सोचा है इन दो राज्यों का भविष्य क्या होगा? वो आगे कैसे बढ़ेंगे? उनकी व्यवस्थाएं क्या होगी? उनको कौन संभालेगा? भाइयों बहनों, जिस दिन तेलंगाना बना, मैंने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया था। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तेलंगाना बनाने के लिए लड़ाई लड़े हैं। हम भाजपा के लोग ने लाठियां खाई हैं, हम भाजपा के लोग जेल में गए हैं, हमारे कई साथियों शहीद हुए हैं। हमारा तेलंगाना के प्रति कमिटमेंट था। लेकिन भाइयों बहनों, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में खेल खेला गया, जिस प्रकार से तेलुगु भावनाओं को ठोकरें मारी गई, ये तरीके से हम सहमत नहीं हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उस दिन मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ऐसे कैसे डॉक्टर है जिसने बेटे को तो जन्म दिया, लेकिन मां को मौत के घाट उतार दिया। भाइयों बहनों, तेलंगाना तो बना, लेकिन तेलुगु स्पिरिट, इसको गहरा घाव कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। और मैं बताता हूं भाइयों, मैं इस विषय में निराश था। मैं बाबू से भी बात करता था कि तेलंगाना बने, सीमांध्र बने, लेकिन तेलुगु स्पिरिट को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ये तेलुगु स्पिरिट है, वो हमें चलने की ताकत देगा। लेकिन एक दिन
पवन कल्याण से मिलना हुआ। मैंने उसकी आंखों में सपने देखे, तेलुगु स्पिरिट के लिए उनका कमिटमेंट देखा, और वो दुखी थे। उनको चिंता थी मेरे तेलुगु भाषी नौजवान भटक न जाए, गलत रास्ते पर न चले जाए। मुझे सीमांध्र का भी भला करना है, मुझे तेलंगाना का भी भला करना है, हमारा इलाका बर्बाद न हो जाए। मोदी जी कुछ कीजिए। भाइयों बहनों, सीमांध्र में और तेलंगाना में ऐसे लाखों पवन कल्याण है जिनके भरोसे मुझे तेलंगाना का भी भविष्य उज्जवल लगता है, सीमांध्र का भी भविष्य उज्जवल लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, क्या आप तेलंगाना जिन्होंने दिया, ये जो दावा करते हैं, उन्होंने आपके साथ क्या किया है? भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड दिया था, लेकिन एक भी गोली नहीं चली थी, खून का रक्त का एक बिंदु नहीं गिरा था, भारत मां की आंख में आंसू नहीं आए थे। भाइयों बहनों, ये ऐसी कांग्रेस की क्या परंपरा रही है कि तेलुगु भाषी 1100 नौजवानों को गोलियों से भून दिया इन लोगों ने, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये 1100 लोगों की शहादत पर ये तेलंगाना बना है। भाइयों, ये शहादत नक्शे पर लकीर बनाने के लिए नहीं बनी है, ये शहादत पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए नहीं बनी है, ये शहादत तेलंगाना का भाग्य बनाने के लिए हुई है, तेलंगाना के भाग्य को उज्जवल करने के लिए हुई है। आप मुझे बताइए, जिन्होंने 1100 लोगों को गोलियों से भून दिया, मौत के घाट उतार दिया, क्या वो तेलंगाना का भविष्य बनाएंगे? मुझे जवाब चाहिए आपसे दोस्तों, क्या ये तेलंगाना का भविष्य बनाएंगे? वे आपका भाग्य बदलेंगे, आपकी जिंदगी बदलेंगे? जिन्होंने 1100 लोगों को मार दिया, वे आपके लिए कुछ नहीं कर सकते भाइयों। और इसलिए इस चुनाव में इन पे भरोसा मत करना भाई। सरकारें आती हैं, जाती हैं, ये जनता जनार्दन अजरा अमर होती है भाइयों। और इसलिए मैं आज तेलंगाना के भविष्य की चिंता लेकर के आया हूं, मैं सीमांध्र के भविष्य की चिंता लेकर के आया हूं। आज आपको एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत है, आज आपको एक ऐसे सरकार की जरूरत है जिसको ये समझ हो कि तेलंगाना और सीमांध्र ये दोनों नवजात शिशु है। कांग्रेस ने इन दोनों राज्य जो नवजात शिशु हैं उसकी मां की कत्ल कर दी है। बिना मां के ये दो बच्चे हैं, इसका लालन पालन कौन करेगा? इनका भला कौन करेगा? भाइयों बहनों, दिल्ली में आने वाली नई सरकार, दिल्ली में आने वाली नई सरकार इस जिम्मेवारी को भली भांति समझती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप भावना में बह मत जाना। जिस दिन मतदान करने जाए, उन 1100 बलिदानियों को भूलना मत। जब मतदान करने जाए
तब उन कांग्रेस के खूनी पंजे को भी याद करना जिसने गोलियां चलाई थी और 1100 लोग शहीद हुए थे। ये बात कभी भूलना मत भाइयों। और तब जाकर के आपकी आत्मा की आवाज आपको जहां पर बटन दबाने के लिए कहे बटन दबा देना। अगर आप मुझे अवसर देंगे आपकी सेवा करने का, तो मैं जो 60 साल में आपको नहीं मिला है 60 महीने में दे के रखूंगा। भाइयों बहनों, हम इस देश को ऐसे ही रहने देंगे क्या? हम लोग ऐसे ही जिंदगी गुजारा करेंगे क्या? ठीक है, बारिश आई तो पानी मिला, ठीक है, ट्रेन आई तो जाएंगे, ठीक है, बस मिली तो बैठेंगे, ठीक है, एग्जाम देंगे, पास होंगे तो होंगे। ऐसे जीना है क्या? ऐसे मरते हुए जीना है क्या? क्या देश बदलना नहीं है क्या? भाग्य बदलना नहीं है क्या? जीवन बदलना नहीं है क्या? सपने सजाने के नहीं सजाने हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा साफ मत है, इस देश को बदलना होगा दोस्तों। आज हमारी समस्याओं की जड़ क्या है? आज हमारी समस्याओं की जड़ है बैड गवर्नेंस। भाइयों बहनों, सरकार पे रत्ती पर किसी का भरोसा है भाई? आपका सरकार पे भरोसा है? हालत तो ये है, आप किसी को मोबाइल फोन पे एसएमएस करते हो या व्हाट्सएप करते हो, बाद में फोन करके पूछते हो कि मेरा एसएमएस मिला? करते हो नहीं करते हो? क्यों? भरोसा नहीं है। एसएमएस किया तो उसको पहुंचा होगा, फिर फोन करके पूछते हो मैंने एसएमएस किया था, मिला क्या? भाइयों बहनों, बेटा घर से जाता है, उसको अगर यहां से बेंगलोर जाना है तो मां रास्ते में 10 बार फोन करके पूछती है बेटा पहुंच गया क्या? क्यों? भरोसा नहीं है। बेटी शाम को स्कूल से आती है तो मां बेचैन होती है कि देर क्यों हुई, बच्ची पहुंची क्यों नहीं। मां परेशान रहती है। क्यों? भरोसा टूट चुका है। भाइयों बहनों, कोई देश, कोई समाज, कोई व्यवस्था भरोसे के बिना नहीं चल सकती है। और इसलिए देश में भरोसा लाना है, हमें एक मजबूत सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हमें गुड गवर्नेंस पे बल देना पड़ेगा। आप कितना ही बढ़िया कंप्यूटर लाए हो, बहुत बढ़िया आईपैड लाए हो, लेटेस्ट मॉडल का लाए हो, अपने जीवन की महत्वपूर्ण सारी बातें उसमें लोड कर दी हो, और अगर वायरस आ जाए तो कितना ही महंगा कंप्यूटर होगा, आईपैड होगा, कुछ काम आएगा क्या? पुराना सारा खजाना उसमें डाला होगा, बचेगा क्या? जैसे कंप्यूटर में एक वायरस आपकी सारी चीजों को चूर चूर कर देता है, वैसे बैड गवर्नेंस पूरी शासन व्यवस्था को तबाह कर देता है, जनता जनार्दन के सपनों को तबाह कर देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, और यहां पढ़े लिखे नौजवान हैं, यही तो हैदराबाद है। चंद्रबाबू के प्रयासों से, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की सरकार के कारण पूरे दुनिया में हैदराबाद को लोग पहचानने लग गए थे।
उसका लोहा मनवाना गया था। आज क्या करके रख दिया इन्होंने। भाइयों बहनों, 21वीं सदी के हिंदुस्तान में क्या हम सपना नहीं दे सकते? क्या डिजिटल इंडिया ये हमारा सपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोबाइल गवर्नेंस उस दिशा में हमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? भाइयों बहनों, वक्त बदल चुका है। टेक्नोलॉजी का जमाना जीवन में मदद कर सकता है। अकेली टेक्नोलॉजी से जीने का मैं पक्षकार नहीं हूं, लेकिन दुनिया की बराबरी करनी है तो हमने डिजिटल इंडिया का सपना देखना पड़ेगा। हम दुनिया में पीछे नहीं रह सकते। भाइयों बहनों, 10 साल मां बेटे की सरकार रही। 10 साल यहां कांग्रेस की सरकार रही। लूट सके तो लूट। कुछ बाकी रखा है भाई? कुछ बाकी रखा है? और भाइयों बहनों, सीबीआई का उपयोग भी करप्शन के लिए नहीं किया गया, राजनीतिक कारणों से किया गया। भाइयों बहनों, आप मानते हैं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है? मैं जरा पूछता हूं, जवाब दीजिए। आप मानते हैं हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है? आप मानते हैं इन चोर लुटेरों ने गरीब से लूटा है? आप मानते हैं इन्होंने विदेशों में धन रखा है? आप मानते हैं काले धन के भंडार है? मानते हैं ना? ये काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जरा पूरी ताकत से काला धन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पाई पाई वापस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये गरीब का माल वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कमाल हो यार, आप तो सबके सब हाँ बांट रहे कह रहे हो। आप सबके सब हाँ कह रहे हो, कोई ना ही नहीं कह रहे हो। आप हाँ इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपका एक भी रुपया नहीं है, आपका विदेश की बैंकों में एक पैसा नहीं है, तो आपको हाँ कहने में क्या जाता है? ना कौन कहता है? ना कौन कहता है? ना कौन कहता है? ना कौन कहता है? ये कांग्रेस के लोग ना कहते हैं क्योंकि उनको मालूम है। भाइयों बहनों, आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डंडा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि काला धन वापस लाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। ये दिल्ली सरकार ने सुप्रीम का नहीं माना, कोई काम नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान ने मुझे जितनी बुद्धि है, ये शक्ति दी है, हिंदुस्तान में जो भी टैलेंट है, इन सब की मदद लूंगा। कानून बदलना पड़े कानून बदलूंगा। दुनिया के किसी देश से संधि करनी पड़ेगी तो संधि करूंगा, लेकिन मेरे भारत के गरीबों के हक के पैसे मैं वापस ला के रहूंगा। पाई पाई वापस लाऊंगा दोस्तों। और ये पैसे गरीबों के काम लगाऊंगा, गरीबों के काम लगाऊंगा। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, जो सैलरी क्लास है, जिसका तनख्वाह फिक्स है, जिसका बेचारे का इनकम टैक्स कटता ही कटता है, वो ईमानदारी से इनकम टैक्स भरता है, उसने क्या गुनाह किया? इसलिए मैंने तय किया है, ये जो काला धन वापस लाऊंगा, जो सैलरी क्लास जिसने ईमानदारी से देश की तिजोरी भरी है, उनको उसमें से इनाम के लिए कुछ पैसे वापस दूंगा। भाइयों बहनों, ईमानदारी की इज्जत होगी, बेईमानों को सजा होगी। ऐसी दिल्ली में सरकार होगी। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी, इसका अभी घोषणा पत्र, धोखा पत्र निकला।
और धोखा पत्र में उन्होंने कहा कि मां बेटे की सरकार अगर फिर से बनेगी तो वे 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये धोखा पत्र है, धोखा पत्र। ये आपकी आंख में धूल झोंकते हैं। अब कांग्रेस को ये भी पता चल गया है कि जनता जाग गई है, तो मामला धूल झोंकने से नहीं चलता, तो पार्लियामेंट में उन्होंने मिर्ची झोंकना शुरू किया है। मिर्चा, और उन्हीं के पार्टी के लोग। बताइए, तेलंगाना बने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सारी गालियां खा रहे थे, और तेलंगाना न बने इसलिए कांग्रेस के एमपी पार्लियामेंट में मिर्ची झोंक रहे थे। ये देखिए, दोगली नीतियां देखिए, इनकी बेईमानी देखिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने कहा था, 2009 में कहा था 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? पूरी ताकत से जवाब दो मुझे। आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आपके परिवार में किसी को मिला है? आपके यार दोस्तों को मिला है? आपके अड़ोस पड़ोस में मिला है? ये धोखा है कि नहीं है? आपके साथ वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जिन्होंने आपसे वादा तोड़ा उनसे आप नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी को 6 साल सरकार चलाने का अवसर मिला। अटल जी ने 6 साल में 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया, और ये मां बेटे की सरकार 10 साल से बैठी है, सिर्फ 125 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। सिर्फ 125 करोड़, अरे 1.25 करोड़, सिर्फ 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 करोड़ 40 लाख लोगों को रोजगार दिया था। भाइयों बहनों, और ये कितने मोटी चमड़ी के लोग हैं, इनकी हिम्मत देखिए। आपकी आंख में मिर्ची झोंकने की उनकी ताकत देखिए। इस बार भी चुनावी मैनिफेस्टो में उनके धोखा पत्र में फिर दावा किया है कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। आपको भरोसा है? झूठी बातों पे भरोसा है? झूठे नेताओं पे भरोसा है? झूठे वादों पे भरोसा है? झूठे काम पे भरोसा है? भाइयों बहनों, ये जनता की आंख में मिर्ची झोंकने में लगे हुए हैं, इनसे भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। भाइयों बहनों, हमारा सपना है देश के कोटि कोटि नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए। सारी समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास, डेवलपमेंट। भाइयों बहनों, हमारा देश डेवलपमेंट किए बिना बर्बाद हो जाएगा। वोट बैंक की राजनीति से नेताओं की कुर्सी तो बची रहेगी, लेकिन देश नहीं बचेगा। देश बचेगा विकास से। मेरे भाइयों बहनों, मैं 18 से 28 साल की उम्र के नौजवानों से आज विशेष बात करना चाहता हूं। 18 से 28 के नौजवान, मैं आज सीधी सीधी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। मैं तेलंगाना के 18 से 28 से बात करना चाहता हूं। मैं सीमांध्र के 18 से 28 से बात करना चाहता हूं। मैं पूरे हिंदुस्तान के 18 से 28 की उम्र के नौजवानों से बात करना चाहता हूं। आप राजनीति को भूल जाइए, भाजपा को भूल जाइए, टीडीपी को भूल जाइए, मोदी को भूल जाइए। पल भर के लिए खुद का सोचिए, आपका अपना सोचिए, और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। विद्यार्थी के जीवन में
सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 12 प्लस की एग्जाम, 12th की एग्जाम, +2 वाली। +2 की एग्जाम विद्यार्थी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर 12th में 12वीं की एग्जाम में गड़बड़ हो गई तो उसकी पूरी जिंदगी गड़बड़ हो जाती है। अगर 12th में अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर उसकी जिंदगी के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, वकील बनेगा, आईएएस अफसर बनेगा, आईपीएस अफसर बनेगा, जो भी बनना है। महत्व की जगह होती है 12वीं की परीक्षा। ठीक है कि नहीं भाइयों? सही बात है ना? आपने भी जब 12वीं की एग्जाम दी होगी, पूरे परिवार में तनाव रहा होगा। टीवी बंद हो गए होंगे, सिनेमा नहीं देखते होंगे, घर में मेहमान नहीं आते होंगे। 24 घंटे चुप रहो, 12वीं की परीक्षा है, बाहर मत जाओ, 12वीं की परीक्षा है, यही चलता है ना भाइयों बहनों। जैसे विद्यार्थी के जीवन में 12वीं की परीक्षा का महत्व है, वैसे ही इंसान की जिंदगी में हर व्यक्ति, यहां बैठे हुए हम सब, इंसान की जिंदगी में 18 से 28 की उम्र ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपकी जिंदगी के सारे फैसले 18 से 28 के समय में होते हैं। आपकी कैरियर 18 से 28 में आप चुनते हैं। आप कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसके सारे फैसले 18 से 28 एज ग्रुप में होता है। उसके बाद तो उस नींव पर जिंदगी चलती रहती है। 18 से 28 का एक गोल्डन पीरियड है। उसमें अगर एक दिन भी खराब हो गया ना, तो आपकी जिंदगी को बहुत बड़ा घाटा होता है। कोई 75 साल की उम्र का व्यक्ति हो, उसकी जिंदगी में 5 साल बिगड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रिटायर्ड हो गए इंसान हो, 60 साल की उम्र में 1-2 साल इधर उधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 18 से 28 की उम्र के नौजवान में 5 दिन भी इधर उधर हो जाए, उसकी पूरी जिंदगी का चक्र बदल जाता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे 18 से 28 के नौजवान, गंभीरता से मेरे सवाल को समझना। आप सोचिए, 18 से 28 के इस समय में अगर दिल्ली में निकम्मी सरकार आ गई तो आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाए कि नहीं हो जाएगी? जरा जवाब दीजिए, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी कि नहीं होगी? अगर निकम्मी सरकार आई 5 साल के लिए, आपके लिए कुछ बचेगा क्या? आपकी तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और इसलिए नौजवानों, आप खुद के लिए सोचिए, आपके अपने भविष्य के लिए दिल्ली में मजबूत सरकार होना जरूरी है। आपने अपने जीवन के लिए दिल्ली में काम करने वाली सरकार होना जरूरी है। आपके सपनों को साकार करने के लिए तेलंगाना में भी आपके अनुकूल सरकार चाहिए, सीमांध्र में आपके अनुकूल सरकार चाहिए, दिल्ली में भी आपके अनुकूल सरकार चाहिए। अगर ये 5 साल गए तो 18 से 28 वाले का तो सब लूट जाएगा। और इसलिए मैं कहने आया हूं, भाइयों बहनों, इस उम्र में आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताइए भाइयों, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे मित्रों, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि दिल्ली में किसकी सरकार चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए। क्या देश को ढीली ढाली सरकार चलेगी? देश को मरी पड़ी सरकार चलेगी?
अस्पताल बिस्तर पे लेटी हुई सरकार चलेगी, माँ बेटे के ऑक्सीजन से चलने वाली सरकार चलेगी, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी। भाइयों बहनों, देश को इतना बड़ा देश चलाना है, मजबूत सरकार चाहिए, ढीली ढाली सरकार नहीं चाहिए। और इसलिए तेलंगाना हो कि सीमांध्र हो, एनडीए के सिवाय एक भी व्यक्ति चुन करके जाना नहीं चाहिए। कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए। और कांग्रेस गोत्र से जो निकले हैं, जो कांग्रेस के यहां मलाई खाने की आदत रख गए हैं, उनको भी घुसने मत दो, उनको भी घुसने मत दो। भारतीय जनता पार्टी और चंद्रबाबू के नेतृत्व में सीमांध्र का भी भाग्य बनाए, तेलंगाना का भी भाग्य बनाए और भारत का भाग्य बनाने दिल्ली में भी मजबूत सरकार बनाए। भाइयों बहनों, इस चुनाव को भारत के भाग्य के साथ आपके भाग्य का भी संबंध है, आपके भविष्य के साथ संबंध है। मैं आज आग्रह करता हूं, हैदराबाद की धरती से आग्रह करता हूं, और मैं आज तेलंगाना में 4 जगह पे जाके आया हूं। मैं विश्वास से कहता हूं, जो आंधी जो सुनामी हिंदुस्तान में है, वो आंधी वो सुनामी तेलंगाना में भी है। आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाई पवन कल्याण ने शक्ति जोटी है, उनका भी मैं बहुत आभारी हूं। और चंद्रबाबू और भारतीय जनता पार्टी आपके सपनों को साकार करेगी। भारत माता की 2 मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। రెండు ఆల్బమ్స్, ఆడియో వీడియో ఆల్బమ్స్ రూపొందించడం జరిగింది. ఒకటి ఇందులో ప్రముఖ పాప్ సింగర్ స్మిత గారు ఒక ఆల్బమ్ వేకప్ ఇండియా మోడీ ఆగాయ అనేటువంటి హిందీ ఆల్బమ్ ఆ యొక్క క్యాసెట్ ఇస్తారు.